कर भाग ले रहे हैं, भाग नहीं ले रहे हैं, है ना। भाग लेने का मतलब है इसमें सहभाग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भागना नहीं कि दूर भाग रहे हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों कल हमने अच्छे से बताया था, फार्मूला सीट आप सभी को कराई थी, कुछ होमवर्क दिए थे। होमवर्क करने का मतलब है कि आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पर आगे डिस्कस भी करेंगे। हमने कुछ फार्मूले बच्चों आपको बताए थे और वो फार्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि जो फार्मूला सीट आपने तैयार की है उन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है बच्चों आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। हाँ चलो, तो बच्चों हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उस पर चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं, पहले तो हम लोग जो बातें आपसे किए थे उन पर चर्चा करेंगे। कल मैंने बच्चों एक स्थिति बताई थी कि अगर किसी प्रतिरोध का ताप, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे क्योंकि आज कल मैंने जब आपको होमवर्क दिया था बच्चों तो इसी टॉपिक से ढेर सारे प्रश्न थे, इसी फार्मूले से प्रश्न थे। बोलो यस और नो। कौन सा फार्मूला बच्चों? ये वाला फार्मूला आप हमेशा याद रखोगे। क्या था कि यदि किसी तार का प्रतिरोध, यदि किसी तार का प्रतिरोध, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध R नॉट हो, कितना हो? R नॉट मतलब R जीरो हो तथा T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, तथा T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT हो तो हम लोगों ने बताया था एक फार्मूला, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, सॉरी 1 प्लस अल्फा टी बताए थे बच्चों। बताइए क्या ये चीज कंफर्म है? फिर हम आगे बढ़ेंगे आज, क्योंकि हमने कल आपको ढेर सारे होमवर्क दिए थे, घर के लिए लगाने के लिए सवाल बहुत सारे दिए थे। हमने कहा था मतलब लगभग 2-3 सवाल दिए थे कि आप घर से जरूर लगा के लाना, और बहुत सारे बच्चों ने उन्हें सॉल्व भी किया होगा। अभी बताएं क्या ये फार्मूला आपको याद है? कल जो फार्मूला बताया गया था वो आप सभी को याद है? मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं भाई। निशा सिंह जी हैं, आस्था पांडे, गौतम कुमार, मोनिका कुमारी, शानिया अरशाद, उजाला कुमारी, सोनम, दूल्हे राजा जी, मुस्कान खातून, आकाश, अभिषेक कुमार, हरीश कुमार, समैया परवीन, अंजलि कुमारी, ज्योति, शहजाद, ठीक है, शिवम, पूजा जायसवाल, खुशी यादव, और ये आर्यन, गौतम, विशाल, शिल्पी, अभिनव, माया, दिव्या, गोलू, बहुत सारे बच्चे हैं। अब सब देखो, सब कमेंट कर रहे हैं यस सर, यस सर। ठीक है, गुरुदेव बन गया है क्वेश्चन, वेरी गुड। ये बताइए सही है? ये चीज आपने पढ़ी थी बच्चों। यहां से अगर अल्फा का मान निकालते हैं तो हम लोगों ने कहा था कि अगर अल्फा का मान निकाला जाएगा तो R नॉट का मल्टीप्लाई कराएंगे, RT माइनस R0 बच्चों, R नॉट इधर भेज देंगे जब गुणा करा करके, बटे में R0 इंटू टी होगा, R0 इंटू टी होगा। लेकिन ये T नहीं है बच्चों, वास्तव में यहां पर टोटल वैल्यू ये है कि T माइनस 0 है। यहां पर क्या है? वास्तव में टोटल वैल्यू ये यहां पर इस प्रकार लिखी हुई है, T माइनस 0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ताप लिखा जाता है। जो प्रारंभिक ताप है वो यहां पर लिखा जाता है। ये है बच्चों अल्फा का मान। ये अल्फा क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। मैंने कहा था इन बातों को याद रखना, प्रतिरोध ताप गुणांक है, याद रखना। ठीक है बच्चों, कौन सा फार्मूला लगेगा? ये प्रैक्टिस से आएगा, ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से प्यारे बच्चों सुधरेंगी। पहले ये बताओ क्या आज ये फार्मूला पूरा पढ़े हो? आइए फार्मूले अगर याद हैं तो हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो आपको होमवर्क में दिए गए थे। उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो आपको बच्चों होमवर्क में दिए गए थे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। शायद पहला क्वेश्चन ये था कि कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस, 27.0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापमान अवयव का प्रतिरोध बच्चों कितना है? 100 ओम है। मैंने कहा था जब भी प्रश्न दिया जाए तो ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना। बच्चों तुमको नहीं समझ में आया ना? तुमको नहीं समझ में आया ना? तुम्ही से बोल रहा हूं, अब तुम मुस्कुराओ मत, हम तुम्ही से बात कर रहे हैं, पर्सनल बात कर रहे हैं। आपको न्यूमेरिकल कल समझ में नहीं आया था, एकदम सही बात है, कम समझ में आया था। अच्छा थोड़ा, हाँ ठीक, थोड़ा समझ में आया था। लेकिन आज क्या करोगे? मेरे साथ में रिपीट करोगे और बहुत ध्यान से देखोगे कि हम जब प्रश्न पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया कर क्या रहे हैं। प्रॉमिस? तैयार हो? ठीक। कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापमान अवयव, तापन अवयव मतलब किसी तार का प्रतिरोध, तापन अवयव मतलब जो अवयव ताप बढ़ सके घट सके जिसमें भी,
तो वो अवयव कोई तार है, तो तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक है, चलो समझे, आगे पढ़ रहे हैं कि यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा, ताप बताना है। कब? लेकिन जब उसका प्रतिरोध 117 ओम हो तो किस ताप पर प्रतिरोध 117 ओम होगा। ध्यान से समझना इनकी बात को। कह रहे हैं प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक कितना है। आइए हल करते हैं बच्चों। प्रश्नानुसार जो बातें दी गई हैं, प्रश्नानुसार जो इन्होंने प्रश्नानुसार दिया गया है, क्या दिया गया है प्रश्नानुसार बच्चों दिया गया है, क्या चीजें दी गई हैं, ध्यान से सुनना। प्रश्नानुसार दिया गया है कि कमरे के ताप पर मतलब बच्चों R, और किस ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस, तो R27 इज इक्वल टू प्रतिरोध कितना दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है बच्चों 100 ओम है, तो यहां पर हम 100 ओम लिख लेंगे। ठीक है, यही दिया गया। फिर कह रहे हैं यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, लेकिन यह नहीं पता किस ताप पर, अर्थात बच्चों RT हमें नहीं पता कितने ताप पर, प्रतिरोध कितना है 117 ओम है, 117 ओम है, अर्थात इस ताप पर प्रतिरोध 100 ओम 27 डिग्री सेल्सियस पर, T डिग्री सेल्सियस, लेकिन T कितना ताप ये नहीं पता, लेकिन प्रतिरोध कितना हो रहा है 117 ओम। आप बच्चों यहां पर गौर करो, सॉरी ये 100 ओम है, इससे 17 ओम अधिक ही है। जब प्रतिरोध का ताप बढ़ा होगा तभी प्रतिरोध बढ़ा होगा, तो ताप बढ़ेगा पक्का, T का मान ज्यादा जरूर होगा इस 27 से। तो हमें T डिग्री सेल्सियस ये कितना मान होए, इसी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। इन्होंने ये कहा है कि प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक जो मतलब बच्चों अल्फा का मान है, अल्फा का मान इन्होंने दिया है 1.70 गुणे 10 की घात में -4, और प्रति डिग्री सेल्सियस बोलो, प्रति डिग्री सेल्सियस बोलो बच्चों, या डिग्री सेल्सियस इनवर्स बोलो। तो चलो मैं यही बोल देता हूं डिग्री सेल्सियस इनवर्स, मतलब पावर कितनी बच्चों 1 -1, ये हो गया। अब ये सारी चीजें दी गई हैं, आपको आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, आपसे T का मान पूछे हैं तो आपके मन में वही फार्मूले दौड़ने चाहिए, वही फार्मूले नाचने चाहिए। कौन से अल्फा वाला, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा पार्टी, अल्फा इज इक्वल टू RT - R27 बटे में R27 और T - 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात। T माइनस यहां जीरो नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि यहां जीरो मैंने स्थिति बता दी है, अगर ऐसा कहा जाएगा तब के लिए कहा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां T-0 लिखा हुआ है, लेकिन अगर 0 की जगह कुछ और ताप दिया गया है तो उसकी वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी, वही मान लिखा जाएगा। ठीक है, वही मान लिखा जाएगा। चलें आगे बढ़े, इसमें वैल्यू रखें, वैल्यू रखी जाए तो अल्फा की वैल्यू है 1.70 इंटू, या केवल 1.7 है, 1.70 है कि केवल 1.7 है, 1.70 है। तो बच्चों अल्फा की जगह पर अल्फा का मान 1.70 इंटू 10 की पावर में -4 है, लिख दिए, -4 है, लिख दिए उतनी वैल्यू। RT - R27, RT की वैल्यू 117, R27 की 100, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बराबर में बच्चों, बराबर में R27 117 -100 बटे में R27 की वैल्यू कितनी है 100 है, और 100 T - 27, तो 100 और गुणे में T - 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। चलो हल करो इसे, हल करो गुरुजनों, हल करो इसे, हल करें हम। देखो बच्चों T - 27 इधर ले आइए और ये इसको इधर ले जाइए, तो मैं T - 27 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में इसको उठा के यहां ले गए और ये वहां ले जाएंगे, लेकिन पहले बराबर लगा के ऊपर देखो 117 में 100 घटे तो केवल 17 बच्चे, बटे में बच्चों ये 100 गुणा में है, लिख देंगे, गुणे में ये टोटल वैल्यू यहां पर चली जाएगी, 1.70 गुणे 10 की घात में -4 हो जाएगा, 1.70 गुणे 10 की घात में -4 हो जाएगा। चलो वैल्यू रख लो, देख लो ध्यान से, दशमलव हटाओ, ऊपर 1 लिखो, आगे 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। 17 × 17 कट गया, काम खत्म। ठीक है, यहां 10 बचे, 100 से 100 बर्बाद हो गया, केवल गुणा में नीचे 10 बचा है। कुल मिलाकर के बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से, T - 27 डिग्री सेल्सियस बराबर में, ये देखो 10 की घात बच्चों यहां 1 बचा है और ये 10 की घात -4 है, तो 10 की घात 1 -4 में हटेंगे तो -3 बचेगा, तो हर में 10 की घात -3 होगा, जब अंश में जाएगा तो प्लस में 10 की घात की 3 मिलेगा, है ना। तो T - 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 1000, यहां से T बराबर 1000 उसमें जुड़ेगा, 1000 + 27, तो T बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस ये ताप हो जाएगा।
1027 डिग्री सेल्सियस ये ताप हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। T बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सर? आप दूसरा फार्मूला बताए थे। हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम, आ जाओ, अब इन लोगों के पास आ जाइए, अवतार ले लीजिए, ऐसे नहीं काम चलने वाला। बच्चों मैंने ये कहा था, इससे जो प्रतिरोध का अल्फा बराबर RT माइनस R0 और बटे में R0 इंटू टी, यही बताए थे, ये वाला बताए थे ना। लेकिन ये T माइनस 0 लिखेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, T में 0 घटाओ तब भी T ही आएगा, तो वही ये चीज लिखा हुआ है। लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पर या x डिग्री सेल्सियस बोल देगा, तब आप क्या करोगे? अगर x डिग्री सेल्सियस बोल देगा तो फिर यहां पर आपको वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यहां फिर आपको वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, अर्थात अल्फा बराबर RT माइनस RX, कुछ भी हो सकता है, और यहां RX और T माइनस X डिग्री सेल्सियस, वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। ये चीज मैंने कल बता दी थी, है ना, ये वाला बताया था फार्मूला। लेकिन कुछ ना कुछ तो होमवर्क में थोड़ा सा तो डिफरेंट देंगे, है ना, थोड़ा सा तो डिफरेंस देंगे। क्लियर? लग गया सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम पाया गया। 5.0 ओम का मतलब 5 ओम, 50 नहीं लिख देना, मापा गया। प्रायोगिक ताप पर पदार्थ के प्रतिरोधकता क्या होगी? चलो फिर वही बात है, यहां पर प्रश्नानुसार क्या दिया गया है सबसे पहले वो लिखिए। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है सबसे पहले वो लिखिए। प्रश्नानुसार दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार दिया गया है, क्या चीज दी गई है वो लिखो, बताओ। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? 15 मीटर लंबे, मतलब L बराबर बच्चों कितना दिया गया है? 15 मीटर लंबाई दी गई है, तार की लंबाई। और उसके बाद एवं 6.0 × 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 6.0 × 10 की घात में -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है। बिल्कुल ठीक है। इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया, मतलब बच्चों R की वैल्यू 5.0 ओम है, अर्थात 5 ओम है, बात वही है। प्रायोगिक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है? अब आपको पता है प्यारे बच्चों की प्रतिरोधकता को हम लोग किससे लिखते हैं? कितने बच्चों को पता है? प्रतिरोधकता को बच्चों रो से लिखते हैं, और रो बराबर ही क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है। अब आपको सूत्र पता है बच्चों, कितने लोगों को पता है प्रतिरोधकता का सूत्र? कितने बच्चों को पता है? सर हम नहीं पता है, हम कल नहीं आपकी क्लास में जुड़े थे। प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L होता है, RA/L होता है। और इसकी वैल्यू चलो हल करते हैं। RA/L, R की वैल्यू 5 है, गुणे A की वैल्यू 6 × 10 की घात -7 है, बटे में देख लो सब MKS मात्रक में है ना, ये भी ध्यान देना, बटे L की वैल्यू 15 है। 5 छक्के बच्चों 30 होगा, अर्थात 30/15 गुणे 10 की घात -7, 15 दूना 30 हो जाएगा, मतलब 2 × 10 की घात -7 आंसर आ जाएगा। 2 × 10 की घात -7, कुल मिलाकर के बच्चों रो बराबर आ गया 2 × 10 की घात -7। मात्रक होता है बच्चों, इससे निकाल सकते हो ओम, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल आउट होगा, कुल मिलाकर के मात्रक आएगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ये तो सवाल बहुत आसान है, ये तो सवाल आसान है, बताइए, ये तो सवाल बहुत आसान है। कल भी मैंने इसकी हिंट दी थी आपको। सर फिजिक्स में ऑप्टिक्स क्या होता है? बच्चों प्रकाशिकी जो होती है वो ब्रांच जो है उसी को इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोलते हैं। बताए हैं जब हमने सिलेबस डिस्कशन किया है, सिलेबस डिस्कशन वाला लेक्चर देख लेना, वहां मैंने बताया है। ठीक है, अब बताओ इतने आसान सवाल किनको नहीं समझ में आए? इस तरह के आसान सवाल किन बच्चों को नहीं समझ में आए बता दीजिए। ये तो हलवा है, वाह भाई, ये बन गया सर, है ना आसान। इस सूत्र पे रखना था, हल करना था, सारी वैल्यू दी गई है प्रश्न में। आप सबसे पहले ये प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, वैल्यू निकाल के लिख दीजिए, उसके बाद सोचिए। कभी भी मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको और क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, न्यूमेरिकल दे दिए गए, ढेर सारे केवल न्यूमेरिकल है, मान लो, कल्पना करो, कल्पना शक्ति तेज करो, दे दिए गए, तो क्या करोगे? इतना जरूर काम करना है कि दिया गया है प्रश्न में क्या दिया गया। अब इतनी गणना जरूर अपने दिमाग में, जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो ये तो समझ में आ जाएगा ना कि 15 मीटर लंबे, मतलब लंबाई दी गई है तार की L बराबर 15 मीटर, 6 × 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले। कितनी बार लेक्चर में अनुप्रस्थ काट वाली चर्चा की होगी कि यहां पर इस गोलाई के जो तार की गोलाई होती है वही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक बच्चे वहां डाउट में लिख के भेज रहे हैं कि सर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है?
अब उन्हें कौन बताए कि भैया लाइव लेक्चर देखो, डाउट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी क्लास डाउटलेस है, और इसीलिए वो डाउट काउंटर में बैठना मेरे लिए ये होता है कि भैया डाउट बैठने की पहली बात तो समय नहीं मिलता, और भी काम रहते हैं मेरे पास बहुत सारे, है ना। फिर भी जब सॉल्व करते हैं तो उसमें सॉल्व करने का मन ही नहीं होता क्योंकि इस तरह के प्रश्न होते हैं। जब आप लेक्चर देखोगे तो मैं लाइव लेक्चर में जब हर एक चीज की चर्चा कर ही रहा हूं तो वहां डाउट बचेगा कैसे? जब मैं यहां पर पढ़ रहा हूं आपके डाउट, तो कैसे डाउट बचेगा? फिर बचा कुचा जो है वन शॉट ले रहा हूं, कैसे डाउट बचेगा? बचा कुचा डाउट क्लास ली जा रही है, कैसे डाउट बचेगा? है ना। लेकिन सर डाउट तो पूछेंगे। चलो बताओ, ये सवाल लग गया, है ना। लेकिन मैं बनाना चाहता हूं क्लास को, क्या बनाना चाहता हूं? डाउटलेस। फिजिक्स जो रहनी चाहिए वो डाउटलेस रहनी चाहिए, बस ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, इसमें क्या था? सिल्वर के किसी तार का 27.5 पर प्रतिरोध 2.1 और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 है। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें अल्फा का मान बताना है। बहुत बढ़िया है ना। क्या बच्चों दिया गया है? प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार दिया गया है कि सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 है। मतलब बच्चों ये एक T1 टेम्परेचर है। यहां पर लिख लो, मैं लिख दे रहा हूं तभी समझ में आएगा। ताप T1 बराबर 27.5 डिग्री सेल्सियस, और इस ताप पर प्रतिरोध जो RT1 है बच्चों, जो RT1 है, इस पर जो प्रतिरोध का मान है वो 2.1 ओम है। ये बहुत डिटेल में लिखो। जब अगर कंफ्यूज करने वाली चीज दी हो तो बड़ा इत्मीनान से ठहर करके समझ करके लिखो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह फिर प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। सोचो इसके कितने क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपको इस से रिलेटेड प्रश्न आए तो आप लगा ले जाओ। इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। मतलब बच्चों T2 ताप T2 बराबर कितना दिया गया है? ताप T2 बराबर दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध RT2 कितना है? वो है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पर 2.7 ओम है। बोलो सही लिखा क्या? प्रश्न को पढ़ा हमने और जो उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद जो बातें मैंने यहां पर लिखी वो ठीक ठाक लिखी। अगर इतना करना आपको आ गया तो मतलब न्यूमेरिकल की आप दहलीज पर खड़े हो, सिर्फ प्रवेश करना बाकी है। न्यूमेरिकल की आप दहलीज पर खड़े हो, पक्का आसान है। फिर आपको बच्चों सूत्र पर जाना है आपसे। अच्छा हाँ, इसके बाद लिखा हुआ है सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब बच्चों अल्फा का मान बताना है, क्वेश्चन मार्क, यही तो है। तो चलो प्रतिरोध ताप गुणांक का हम लोग सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का जो सूत्र होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक का जो सूत्र होता है बच्चा पार्टी, वो क्या होता है? वो अल्फा बराबर होता है RT2 माइनस RT1 बटे में RT1, T1 मतलब पहले वाला प्रतिरोध, और फिर ब्रैकेट में T2 माइनस T1। अरे वही तापांतर, अंतिम ताप में प्रारंभिक ताप बस घटा देना होता है। यहां सूत्र का मतलब बच्चों ये था, मेरा बताने का अर्थ जो पहले आपको यहां पर बताया गया था, इसमें ये था कि ये जो यहां T लिख रहे हो ये है डेल्टा T। ये क्या है? डेल्टा T तापांतर है। T माइनस जीरो T ही आएगा, इसलिए कल T लिखा गया था। लेकिन अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अब तो सर T ही, यहां तो 2 ताप दे दिए गए, अब क्या होगा? तो जब 2 ताप दिए जाएंगे तो आप इस प्रकार से x डिग्री सेल्सियस जैसे लिखा हो तो क्या करोगे? उस स्थिति के लिए यहां पर मैंने ये क्वेश्चन इतने बता दी, और इसीलिए बच्चों दिया भी जाता है होमवर्क में। अगर कुछ नया ना करना हो, कुछ थोड़ी सी अड़चने ना आए, तो कल आज कैसे आप क्लास में जुड़ते? फिर तो कहते सर बहुत आसान है। ठीक है, बताओ अब देखो हल करोगे ना। अब कितने बच्चे अब हल करने के लिए तैयार हैं? RT2 का मान है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। देखो सॉरी, RT2 का मान है 2.7 ओम, माइनस RT1 का वैल्यू है 2.1 बटे में RT1 की वैल्यू कितनी है? RT1 2.1, ठीक है, 2.1 गुणे में, सही है। अब बताओ T2 कितना है? 100 माइनस T1 कितना है? 27.5, बंद करो। अच्छा 2.7 में 2.1 घटे तो बच्चों कितना आएगा? 0.6 आएगा। सही बोला, 2.7 में 2.1 घट गए तो 0.6 आएगा। अब यहां 2.1 है, ठीक है 2.1 लिख लो गुणे में बच्चों। 100 में 27.5 घटेंगे मतलब 75 100 होते हैं 27, 75 से और कमाइए, लगभग हो जाएगा ये 72.5।
हल कर लीजिए इसे आप लोग हल कर लीजिए। कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ अल्फा बराबर आ गया, यहाँ अल्फा बराबर आ गया 0.6 बटे में 2.1 गुणे में 72.5 72.5। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव को दशमलव से काट लीजिए। एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव को दशमलव से काट दीजिए, उड़ा दीजिए, काम खत्म कर दीजिए। ठीक है, हाँ। इसके बाद आप हल करिए, ऊपर देखो ये दशमलव हटाओगे तो आगे एक अंक है, ऊपर एक जीरो बढ़ाओगे तो कुल मिलाकर के ऊपर इस प्रकार से आ जाएगा 60 बटे में बच्चों कितना, ये 21 गुणे 725। अब ऐसे तो भाग जाएगा नहीं, आप इसको हल करेंगे कितना आएगा, देखो ये छोटी, बहुत छोटी संख्या आएगी, आप हल करके देखिएगा। ठीक है, आप हल करके देख लीजिएगा, जो इसका मान आएगा वो लगभग बच्चों, जो बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, 0.0039। और अल्फा का मान क्या, मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये इसका मात्रक होगा बच्चों। आंसर आ गया है अल्फा का मान 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यही प्यारे बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हल करना है, इसको केवल हल करना है, हल कर सकते हो। होमवर्क में अगर किए हो तो इसको भी आज होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, होमवर्क में इसको लिख लीजिए। सर एक ही टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग कैसे हो सकते हैं? सभी के पास नाक कान मुंह हाथ पैर हैं, सबकी फिगर अलग अलग है, क्यों? सबका दृष्टिकोण अलग अलग है, विचार अलग अलग हैं, क्यों? वैसे ही साइंस को समझने के लिए भी कई अलग अलग शाखाएं बांटी गई। शरीर भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन ऊर्जा की गणना का जो भी आकलन करना है, कैसे काम होना है, किस प्रकार से होना है, वो फिजिक्स की सहायता से कर रहे हैं। लेकिन कैसे कार्य करता है शरीर हमारा, सारे इसके परिसंचरण तंत्र, वाहिकाएं, है ना, रक्त वाहिकाएं, गुर्दे फेफड़े, ये सब कैसे कार्य करते हैं वो बायो में सीखते हैं। इनको किन किन पोषक तत्वों की जरूरत है, केमिकल कौन से बने होते हैं, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मतलब बच्चों हर एक ब्रांच बटी हुई है, एक ही चीज को हम अलग अलग ब्रांच की सहायता से भी समझ सकते हैं। साइंस में यही तो रुचि है। ठीक है सर, मेरी हाइट 5 फीट है, बिहार पुलिस में जा सकते हैं कि नहीं? थोड़ा सा और ज्यादा होनी चाहिए थी। 73.5 नहीं होगा भाई, 27.5 है बच्चों, 27 तो 3 कम होगा ना, 27, 25 तो 27.5, 2.5 कम हो रहा है, 2.5 कम होगा तो 2.5 है, 73.5 नहीं होगा। गलत आप कमेंट कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रही हैं आप। 27.5 अगर घटेगा, अर्थात देखो 25 तो हो गया आधा, है ना, कहाँ गया 27.5, हाँ 25 आधा हो गया, और 25 के बाद 2.5 ये है, तो 75 में 2.5 हटेगा तो 72.5 ही तो बचेगा। क्लियर सर? बाबा बनने की टेक्निक बताइए। बाबा बनने की टेक्निक ये है, ये आओ स्टूडियो में चले आना, 10 बार मारेंगे और उसके बाद आप बाबा बन जाओगे, हमेशा के लिए छुट्टी। अच्छा चलो आगे बढ़े, बहुत हो गई हंसी मजाक। तीसरा सवाल हो गया बच्चों, इसके बाद ये चौथा सवाल है ना, इस पर चर्चा करते हैं, शायद ये आप लोगों को होमवर्क में नहीं दिया गया था, है ना। ये सवाल है बच्चों कि किसी नाइक्रोम का एक तापन अवयव जो है वो 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। अब बहुत बढ़िया बात है, मतलब कोई बच्चों प्रतिरोध है, जम 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 सर सम जम 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 जम, ये क्या होता है? ये मतलब जो प्रतिरोध है बच्चों वो किससे जुड़ा हुआ है? 230 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है। अच्छा, 2.8 एम्पियर पर यही धारा बच्चों क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस हो, कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस हो, तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? तापन अवयव का स्थायी ताप मतलब वही टेम्परेचर की बात कर रहे हैं गणना करने के लिए। दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक जो है बच्चों वही दिया गया 1.70 × 10⁻⁴ इंटू डिग्री सेल्सियस इनवर्स में दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक एक चीज वैल्यू पहले आप क्या करोगे? लिख लोगे। सारी वैल्यू जो दी गई हैं उनको आप लोग क्या कर लोगे? लिख लोगे। बिना लिखे अगर गणना करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, बिना लिखे गणना करोगे तो गलत हो जाएगा। चले, नाइक्रोम का तापन अवयव 230, ये नाइक्रोम का तार है। ठीक है, क्या मैं बना लूं क्या चित्र? वैसे चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। ये प्लस माइनस, ये 230 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये प्रतिरोध है, और ये तार किसका है? नाइक्रोम का है। किसका है बच्चों? नाइक्रोम का है। ठीक है, नाइक्रोम का है। अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पर ये कह रहे हैं हमसे, इनका कहना है, इन प्रश्न वालों का कहना है कि नाइक्रोम का एक तापन अवयव जो है वो 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। चलो, प्रश्नानुसार दिया गया है, सबसे पहला काम तो यही लिखना होता है, प्रश्नानुसार
दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार दिया गया है V बराबर 230 वोल्ट, V बराबर 230 वोल्ट। क्लियर है? हाँ, विभवांतर इतना ही तो दिया गया है। अच्छा, विभवांतर लिख लें, विभवांतर, विभवांतर V बराबर 230 वोल्ट। V बराबर बच्चों कितना दिया गया है? 230 वोल्ट। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद बच्चों कहा है कि 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है। अच्छा, 2.8 एम्पियर हजम नहीं हो रहा है। 2.8 एम्पियर धारा प्रारंभ में कितनी है? 3.2 एम्पियर। और पता नहीं फिर ताप क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थायी होता है, क्या होता है कि उस पर धारा 2.8 एम्पियर हो जाती है। मतलब यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस हो तो पहले ताप कुल मिलाकर प्रारंभिक ताप यही है। और तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? स्थायी ताप आपको ज्ञात करना है। समझ में आ रही बात? स्थायी ताप आपको ज्ञात करना है। प्रारंभ में जो धारा दी गई है बच्चों, वो किसकी दी गई है? 27 डिग्री सेल्सियस पर धारा दी गई है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पर धारा। तो ताप कितना बच्चों? 27 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप यही है। 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभिक धारा, प्रारंभिक धारा, प्रारंभिक धारा का मान दिया गया। लो, प्रतिरोध का मान दिया ही नहीं। बस ये हमसे कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं है सवाल में। प्रारंभिक धारा आई कितना ताप पर? 27 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर जो धारा का मान है, आई 20 डिग्री सेल्सियस पर जो धारा का मान है वो है 3.2 एम्पियर। कुछ भी मत घबराओ, एकदम मत घबराओ, कमरे के ताप पर ही। अब इसी सिस्टम को लेकर जाकर के, इतने को पूरे ले जाकर के किसी दूसरे जगह पर रख दिए और वो स्थायी ताप हो गया, जो कि हमें नहीं पता। इसी की तो गणना करनी है। स्थायी ताप हमें नहीं पता है, लेकिन T डिग्री सेल्सियस पर जो स्थायी धारा है, जो स्थायी धारा हो गई है वो कितनी हो गई है? स्थायी धारा का मान घट गया है। IT डिग्री सेल्सियस घट गया है, कितनी हो गई है? 2.8 एम्पियर हो गई है। 2.8 एम्पियर। बच्चों दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर यही हमको दोनों प्रतिरोध पता होते, अगर दोनों प्रतिरोध पता होते और ये प्रारंभिक ताप पता होता, सिर्फ T डिग्री सेल्सियस निकालना होता, आसान होता। हम इसी तरह से हम हल कर लेते, जैसे ये दो ताप पता है, दो प्रतिरोध पता है, दोनों प्रतिरोध पता है और एक ताप पता हो, निकल आता है वैल्यू। ऐसे यहां अल्फा निकालना था, कोई भी एक चीज। अल्फा तो दिया ही गया है ना, यहां अल्फा तो दिया गया है, निकल आता। लेकिन यहां धारा दे दी, कोई घबराने वाली बात नहीं। विभवांतर दिया है ना, इस विभवांतर की मदद से हम दोनों के लिए प्रतिरोधों का मान निकाल सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं अगर विभवांतर दिया गया है तो। आइए 27 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध कितना होगा इसकी गणना कर लेते हैं। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध मतलब बच्चों R27 का मान क्या होगा? तो V अपान में I, यही तो होगा। V अपान में I 27। V की वैल्यू कितनी है? 230 है। बटे में इसकी वैल्यू कितनी है? 3.2 है। पॉइंट हटाएंगे तो 2300 बटे में 32 हो जाएगा ओम। इतने ओम होगी वैल्यू। अरे सर इतना मान होगा, अब क्या करें, है तो है, नहीं समझ पा रहे, नहीं लिख पा रहे, है ना। T डिग्री सेल्सियस ताप पर तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, क्योंकि हमें बच्चों प्रतिरोध का मान चाहिए तभी हम ताप का मान निकाल पाएंगे। RT डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा? 230। वही V अपान में I 27 है, ये IT डिग्री सेल्सियस होगा। यहां पर V की वैल्यू 230 विभवांतर दिया गया। मैंने क्या कहा? दोनों स्थितियों में धारा का मान तो पता ही है। IT डिग्री सेल्सियस का मान दिया गया 2.8, दशमलव हटाओगे 0 ऊपर बढ़ जाएगा, अर्थात 2300 बट्टे बच्चों कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इतने ओम हो जाएगा प्रतिरोध का मान। हो गया, हल हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग कोई दिक्कत भी नहीं है, प्रतिरोध ताप गुणांक निकाल सकते हो आराम से। प्रतिरोध ताप गुणांक आराम से निकाल सकते हो। प्रतिरोध ताप गुणांक तो दिया गया है, लेकिन आप T डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि इसका मान होता है अल्फा बराबर R। अब यहां पर कौन सा? पहले RT डिग्री सेल्सियस माइनस R, ये 27 बटे में R27, फिर तापांतर T डिग्री सेल्सियस, है ना, T डिग्री सेल्सियस माइनस ये कितना था? 27। रूम का प्रतिरोध कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। हो गया यहां पर, इतनी बातें हो गई। चलो इसको यहां पर लाएंगे, अल्फा को यहां लाएंगे, तो बच्चों यहां पर मिल जाएगा कितना? यहां पर मिल जाएगा T डिग्री सेल्सियस माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट बना लो, और बराबर में बच्चों R वैल्यू रखें कि अभी रहने दे? अभी रहने दे, चलो कोई बात नहीं। RT माइनस R27 बटे में R27 और ये अल्फा इधर गुणा में आ गया, गुणे में अल्फा। वैल्यू रखिए, सब वैल्यू रखिए। RT की वैल्यू कितनी है बच्चों? RT की वैल्यू है 2300 बटे 28। 2300 बटे 28। RT की वैल्यू है 2300
बटे में 28 माइनस R27 की वैल्यू कितनी है 2300 बटे में 32 होल अपान R27 की वैल्यू कितनी है 2300 बटे 28 2300 R27 की वैल्यू है 2300 बटे 32 गुणे में अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा का मान इधर दिया गया है प्रश्न में दिया गया है 1.70 गुणे 10 की घात -4 1.70 गुणे 10 की घात -4 1.70 गुणे 10 की घात में -4 ये दिया गया है ठीक है समझ में आ गई बात अब इसे हल करिए आप इसे हल करिए कितने लोग हल कर सकते हैं जल्दी बताइए कितने लोगों से ये हल हो जाएगा हमसे हो जाएगा कि आपसे हो जाएगा जल्दी से हल कर लीजिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों 32 और 28 का एलसीएम ले लेंगे तो या कह लो 2300 आप कॉमन ले लीजिए 2300 आप कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में बचेगा 1/28 माइनस 1/32 1/28 माइनस 1/32 होल अपान में बच्चों ये 2300 बटे में 28 32 है 2300 बटे में 32 है गुणे में 1.70 गुणे 10 की घात में -4 है अब आप ही बताइए यहाँ पर क्या होगा 2300 से 2300 कट जाएगा है ना ये 32 बच्चों पलट के ऊपर जाएगा है ना 32 पलट के ऊपर जाएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा देखो ये 32 बटे के नीचे बटे में है ना तो 32 पलट के ऊपर जाएगा 32 गुणे में आप बच्चों ये ध्यान दो इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे लिखेंगे 28 गुणे 32 28 गुणे 32 32 माइनस 28 यहाँ चला जाएगा तो 32 माइनस 28 हो जाएगा ब्रैकेट बंद कर लीजिए होल अपान में ये तो 32 ऊपर पहुंच गया केवल ये बचा है 1.70 गुणे 10 की घात में -4 अब देखो यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे ये 32 से 32 कैंसिल आउट हो गया है ना और 32 में 4 घटे तो 8 बचा तो ये मिल जाएगा आपको पता है 32 में मिलेगा क्या बच्चों 4 बटे क्या 28 4 बटे 28 मिलेगा होल अपान में बच्चों यही 1.70 ना लिखो केवल 1.7 लिख लो कोई दिक्कत नहीं गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा फिर 4 सत्ते बच्चों क्या आएगा 28 आएगा वहां पर क्या मिलेगा 4 सत्ते 28 मिल जाएगा तो ये वैल्यू आगे बढ़े कि हो गया यहीं पर हो जाएगा वैल्यू टी अच्छा आगे बढ़ते हैं आगे मिलेगा T डिग्री सेल्सियस -27 डिग्री सेल्सियस यही है ना देख सकते हो T डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस बराबर में बच्चों बराबर में यहां आया है 4 सत्ते 28 मतलब 1/7 और गुणे में बच्चों ये इसके जाएगा अर्थात बच्चों ये होगा कुछ इस प्रकार से 1/7 गुणे 1.7 गुणे 10 की घात में -4 ये होगा अब इसे हल करना पड़ेगा बच्चों इसे हल करना पड़ेगा कैसे हल करेंगे वो देखो यहाँ पर ये 10 की घात 4 है ना बच्चों ऊपर जाएगा तो 10 की घात +4 हो जाएगा ऐसे 10,000 है ना ये 10 की घात ऊपर जाएगा और ये दशमलव हटा दोगे तो ऊपर 1 जीरो और बढ़ जाएगा 1 लाख हो जाएगा बटे में 17 गुणे 7 हो जाएगा 17 गुणे 7 17 छक्का 102 17 सत्ते 119 होता है मतलब बच्चों हम अगर 119 होता है तो 1000 मतलब 3 जीरो लें और गुणे 10 की घात 2 लिखते हैं कोई दिक्कत बटे में बच्चों 17 सत्ते 119 होता है ना 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119 17 8 136 ऐसे ही तो होता है 17 नवैया 153 17 दहम 117 तो यहां पर 119 से आप बच्चों डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा लगभग 19 अट्ठे है ना 800 और 19 दूना 190 नवैया ज्यादा हो जाएगा 8 बार जाएगा ना 1000 ज्यादा हो जाएगा 19 धाम में 190 होता है कितने बार जाएगा 1000 अगर 9 बार तो फिर 900 हो जाएगा ना 9 बार नहीं जाएगा बच्चों 9 बार नहीं जाएगा ये 8 ही बार जाएगा 8 बार और 8 दशमलव कुछ आएगा 8.345 ऐसे कुछ आएगा तो मैं कह सकता हूं यहां पर 8.34 या 46 जो भी आए कितना आ रहा है आप लोगों का 28 कैसे हुआ सर कहाँ 28 जो हुआ तो वो हल करने पे हुआ कहाँ 28 ये 28 2.8 था भैया दशमलव हटाए ऊपर 0 हो गया तो 28 हो गया ये यहाँ पर देख सकते हो ये एलसीएम लिए ना 28 गुणे 32 ये एलसीएम लेकर के तो 2300 तो कॉमन ले लिए थे तो 28 और 32 का एलसीएम क्या 28 गुणे 32 ये वाला 32 पलट के ऊपर गया था तो वो 32 ये 32 कैंसिल आउट हो गया कैलकुलेशन में साथ नहीं दोगे अगर आप बाद में करना चाहोगे तो फिर भाई नहीं ये समझाने वाली चीज नहीं है ना ये कैलकुलेशन कोई समझाने वाली रह गई अब चीज अब 12th में पढ़ रहे हो प्लीज ये चीज आप मिसगाइड कर रहे हो आप मतलब ये चीज वो है जिसमें आप साथ साथ मेरे पहले केवल देखो हल मत करो अगर हल करोगे तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम हल जब कर रहे हैं तो आपकी नजरें केवल स्क्रीन पर होनी चाहिए कि अगर कहीं हमने मिस्टेक किया तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सको कि सर यहाँ पर ये होगा ठीक है तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा यहां पर 8 दशमलव कुछ भी वैल्यू आ रही है मैं बता रहा हूं T डिग्री सेल्सियस बराबर T डिग्री सेल्सियस -27 डिग्री सेल्सियस बराबर आ जाएगा 8.43 कुछ भी आ रहा हो है ना गुणे 10 की घात 2 इतनी वैल्यू लगभग आ रही होगी आंसर में ठीक है इतनी वैल्यू आ रही होगी जो भी ठीक है
समझ गए? तो अच्छा 10 की घात 2 है बच्चों, अच्छा सोचो 2 अंक तक लेंगे कुछ भी, एक्स वाई जेड यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, 10 की घात 2 तक लेंगे, दशमलव हटा के 2 हटाएंगे तो ये हट जाएगा, है ना, ये हट जाएगा, हट जाएगा कि नहीं, दशमलव उसके बाद ही लगेगा। कुल मिलाकर के हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 843.3 जो भी आ रहा हो बच्चों, मैं यहाँ पर सिर्फ एक गेस कर रहा हूँ, आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि टी डिग्री सेल्सियस बराबर 867.3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। 867 भाई, ये 27 डिग्री सेल्सियस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 867.3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। उसी हिसाब से आप इसको मान लीजिए कि कितना कम है, 27 है ना, 7 3 10 4 2 कितने में जुड़ा होगा, तो 67 आ गया, 7 3 10 4 2 6 1 7, तो ये 44 नहीं 45 होगा ना, 45 46 होगा, जो भी हो, 7 6 13 के 3 1, अच्छा 43 नहीं 42 होगा, जो भी हो देख लेना, ठीक है, 844.3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी आ रहा है, थोड़ा सा दशमलव में चलेगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं सोचना है, इसके बारे में इतना नहीं सोचना, ठीक है। चलो ये कैलकुलेशन था भाई, कैलकुलेशन हम कर रहे थे, इतना कैलकुलेशन करके समझा दिए। अब बच्चों ये किरचॉफ के नियम के सवाल है, लेकिन किरचॉफ के नियमों के लिए स्पेशल कल के लिए हम समय रखते हैं, इसके लिए पहले हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सभी को हल करना है मेरे साथ में। बच्चों एक क्वेश्चन ये है कि 100 वाट और 220, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत परेशान करता है, 1 नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछ ही लिया जाता है, बहुत परेशान करता है कि 100 वाट तथा 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब। बच्चों जब भी आप बल्ब लेने जाओगे, ये दैनिक जीवन की विशेषता मैं बता रहा हूं, जब भी आप, मेरे पास यहाँ पर कोई बल्ब दिख नहीं रहा है, लेकिन फील करो, फील करना, ये बल्ब लेने गया मैं, ठीक है, फील करना, ये बच्चों बल्ब है ठीक है, ये क्या है, बल्ब है, बल्ब के ऊपर क्या होता है बच्चों, कुछ लिखा होता है हमेशा, यहां पर ध्यान से देखना, ये और ये ऐसे बल्ब है बच्चों, ये ठीक है, बल्ब के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ लिखा होता है, ये बल्ब है बच्चों, गौर करना, बल्ब के ऊपर कांच में लिखा रहता है, या एलईडी है तो उसके साइड में लिखा रहेगा, या एलईडी के ऊपर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा कि ये जो बल्ब है भैया वो 100 वाट का है, मतलब 100 वाट तक इसकी शक्ति है, और ये जो है इसकी वोल्टता जो है वो 220 है, 220 वोल्टेज से इसे जोड़ा जा सकता है, 240 से जोड़ोगे जलेगा लेकिन दिक्कतें आ सकती हैं, ये मतलब बल्ब में लिखा होता है। तो बच्चों ये बल्ब में लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज जो यहां पर दी गई है ये बल्ब के लिए दी गई है, ये बल्ब की दी गई है, ठीक है, कह रहे हैं कि इसी बल्ब को, इस बल्ब को एक किससे जोड़ा जा रहा है, इस बल्ब को जोड़ा जा रहा एक 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, तो ये है बच्चों 240 वोल्ट, ये है 240 वोल्ट। कई बच्चे बहुत गलती करते हैं, मतलब इस बल्ब को, ये जो विभवांतर दिया गया है बल्ब का है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका फिक्स वैल्यू लिखा हुआ है, इसका विभवांतर ये, और ये इससे जोड़ा गया है, जलाने के लिए इस विभवांतर से जोड़ा गया है, तो कह रहे हैं इसकी शक्ति क्षय की गणना कीजिए, बल्ब की शक्ति क्षय की गणना कीजिए। तो बच्चों शक्ति निकालना है, शक्ति के सूत्र बहुत सारे हैं, है ना, यहां पर बल्ब के लिए दिया गया है, यहां क्या दिया गया है, बल्ब के लिए क्या दिया गया है बच्चों, बल्ब के लिए दिया गया है P बराबर कितना 100 वाट और V बराबर दिया गया है 220 वोल्ट। तो बल्ब का प्रतिरोध क्या आप पता कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें शक्ति ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी, तो बल्ब का प्रतिरोध पहले निकाल लो, पहले आप इस आंकड़े से हमेशा क्या निकालोगे, बल्ब का प्रतिरोध निकालोगे। कैसे निकालोगे सर बल्ब का प्रतिरोध, P और V दिया गया है, तो बच्चों एक सूत्र होता है शक्ति का, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में R, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में R, शक्ति दी गई है तो यहां पर आप निकालोगे R इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में P, यहां से R बराबर आप क्या निकालोगे, R बराबर क्या निकालोगे, वी स्क्वायर, V क्या है बच्चों ये 20 गुणे 220 बटे में P की वैल्यू कितनी 100 वाट, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, R बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 484 ओम, ये बल्ब का प्रतिरोध आया है 484 ओम। अब आपको बताना है कि परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी, बल्ब का प्रतिरोध बच्चों R बराबर कितना आ गया है 484 ओम, आपने ज्ञात कर लिया है। अब इस विभवांतर से इसे जोड़ा गया है, बल्ब का प्रतिरोध पता है और ये शक्ति विभवांतर पता है, क्या पता है, विभवांतर पता है, तो आप क्या निकाल लोगे शक्ति क्षय। तो परिपथ में बल्ब का शक्ति क्षय जो होगा, बल्ब का जो शक्ति क्षय होगा इस सूत्र यही होगा, शक्ति क्षय P बराबर क्या, प्रतिरोध पता है विभवांतर पता है, तो V स्क्वायर बटे R, लेकिन अब V कितना है, ये है 240 गुणे 240, V स्क्वायर का मतलब 2 बार 240 गुणे 240 बटे R, R का मतलब बच्चों 484 हो। अब इसे आप हल करो, अब आप इसे हल कर लोगे, ठीक है, 484 का मतलब कितना लिखा हुआ था 22 गुणे 22, ऐसा लिख लो 22 गुणे 22, क्या करोगे 2 11 2 11 12 मतलब 120, 12 120 क्या हो जाएगा 12 12 144, आगे 0 0 गुणे 100,
बटे में 11 11 121, भाग दे लो, पी की वैल्यू वही आ जाएगी, भाग दे लो, पी की वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? क्लियर? ये हो गया। इसके बाद बच्चों एक सवाल ये है, इसमें देखो दो बल्ब दिए गए हैं, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन में जोड़े के सिरों पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है। कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? तो दोनों के प्रतिरोध निकाल लेना, जिसका प्रतिरोध कम होगा वो बल्ब ज्यादा चमकेगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा, इन दोनों में जिसका प्रतिरोध कम होगा वो बल्ब ज्यादा चमकेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध निकाल लीजिएगा, हल कीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। ये है आपका क्या? होमवर्क। कल हम आपको किरचॉफ के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल करवाएंगे, और कल वाले न्यूमेरिकल होंगे थोड़ा सा मजेदार, कल वाले न्यूमेरिकल होंगे थोड़ा सा मजेदार। होमवर्क यही है, ठीक है, होमवर्क यही है। ये कल आप होमवर्क करोगे, ठीक है, किरचॉफ के नियम के लिए ये आप होमवर्क करोगे, कल आप ये भी एक होमवर्क करोगे, ठीक है, और कल आप ये भी एक होमवर्क करोगे। चलो ये होमवर्क है, अभी आपके पास पैनल पीडीएफ जब पहुंचेगा तो देख लेना। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप सभी लोग खुश रहे, मस्त रहे, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। और रोज कहता हूं बढ़िए पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा फैलाना नहीं है, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, दोस्त लगी हो आग बिहार बोर्ड में रैंक 1 लाने की, तो ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। सभी के दिलों में आग लगी रहनी चाहिए जब तक कि हम 2026 बोर्ड परीक्षा में बैठ न जाए, और रिजल्ट आने तक हमारा परिणाम क्या होने वाला है, जब रैंक 1 लाओगे तब हम आपसे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। खुश रहे, मस्त रहे, दूसरों को खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।